नमस्कार दोस्तों, आपका बैंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम होली और ओणम उत्सव निबंध पर चर्चा करेंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम और एमबीएस के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके महान लेखक डॉक्टर एनी विश्वनाथ अय्यर जी हैं और यह कहानी गद्य गौरव पुस्तक में शामिल है। चलिए इसे समझते हैं। होली और ओणम उत्सव निबंध का सारांश। इस निबंध में लेखक ने दो प्रमुख भारतीय त्योहारों होली और ओणम की तुलना और उनके महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला है। लेखक सबसे पहले भाग्य की महत्ता पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि भाग्यशाली व्यक्ति ही विलक्षण होता है। उदाहरण स्वरूप कुंती देवी द्वारा उत्तरा को दिए गए आशीर्वाद का उल्लेख करते हैं, जिसमें उन्हें भाग्यवान पुत्र की कामना की गई थी। लेखक इस बात को स्पष्ट करते हैं कि संसार में कई लोग कठिन बलिदान देने के बावजूद भुला दिए जाते हैं, जबकि कुछ लोग जो दूसरों के प्रति ईर्ष्या से भरे होते हैं, वे सफल होते हैं। परंतु समय एक जौहरी की तरह सबकी परख करता है और उचित न्याय करता है। इसके बाद लेखक होली से जुड़ी पौराणिक कथा का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि होलिका, जो कि प्रहलाद की हत्या करने के लिए अग्नि में प्रवेश करती है, स्वयं जलकर मर जाती है जबकि प्रहलाद बच जाता है। यह घटना केवल यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि होलिका की बदनामी अब भी हर साल होली के दिन होती है, जब लोग उसकी मूरत बनाकर उसे अपशब्द बोलते हैं और उसे जलाते हैं। लेखक इस घटना को होलिका की अभागिन किस्मत बताते हैं, जहां उसकी ममता और प्रयासों के बावजूद उसे अपमानित किया जाता है। दूसरी ओर ओणम से जुड़ी पौराणिक कथा में असुरराज महाबली का वर्णन है। महाबली ने कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर भी देवताओं की ईर्ष्या के कारण भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर छलपूर्वक उनसे 3 पग भूमि मांग ली। महाबली को आचार्य शुक्र ने चेताया था कि वामन उन्हें छलने वाला है, लेकिन फिर भी महाबली ने अपना सब कुछ दान कर दिया। यद्यपि विष्णु को जमीन मिली, लेकिन महाबली की महिमा को कभी मिटाया नहीं जा सका। महाबली का शासनकाल समता, न्याय और सुख शांति का प्रतीक रहा और यही कारण है कि वे हर साल ओणम के अवसर पर केरलवासियों को दर्शन देने आते हैं। इसके बाद लेखक होली और ओणम की पौराणिक कथाओं के अंतर पर चर्चा करते हैं। जहां होली की कथा में असुर की धूर्तता का वर्णन है, वहीं ओणम की कथा में महाबली के आदर्श बलिदान की चर्चा है। होली का उत्सव दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद को बलिदान करने का प्रतीक है, जबकि ओणम दूसरों के हित के लिए अपने जीवन का बलिदान करने का प्रतीक है। फिर लेखक उत्तर भारत और केरल में मनाए जाने वाले विभिन्न मेलों और त्योहारों का जिक्र करते हैं, लेकिन होली और ओणम की विशेषताओं को सबसे अलग मानते हैं। वे बताते हैं कि हमारे अधिकांश पर्व पुराणों से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन समय के साथ उनमें जनमानस द्वारा आंचलिक रूप से बदलाव आता है। होली का धार्मिक पक्ष बुजुर्गों तक सीमित रहता है, जबकि बहुसंख्यक लोग इसे आनंद और उल्लास का उत्सव मानते हैं। लोग होलिका दहन की परंपरा को निभाते हैं, लेकिन अधिकतर होली को रंगखेल, मिठाइयाँ खाने और दोस्तों परिवार से मिलने के अवसर के रूप में देखते हैं। ओणम की परंपरा और पौराणिकता संक्षिप्त है। इसे महाबली के पधारने का दिन माना जाता है और यह त्योहार केरलीय लोक संस्कृति का हिस्सा है। ओणम के 10 दिनों तक फूलों की रंगोली सजाई जाती है और देवता की मूर्ति की पूजा की जाती है। इन 10 दिनों के दौरान केरलीय परिवारों का जो समा होता है, वह उत्तर भारत के होली की तैयारियों से मेल खाता है। केरलवासियों का मिठाई संसार हालांकि सीमित है, फिर भी उत्सव का महत्व दोनों त्योहारों में समान रूप से होता है। लेखक फिर इन दोनों त्योहारों की प्राकृतिक पृष्ठभूमि का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि भारत के अधिकांश पुत्र धरती से जुड़े हैं और धरती के उल्लास के समय वे भी उल्लास मनाते हैं। उत्तर भारत में होली के समय बसंत ऋतु की आहट मिलती है, लेकिन दक्षिण भारत, खासकर केरल में,
ऐसी ऋतु की विविधता नहीं मिलती। वहाँ 3 मुख्य ऋतुएं होती हैं: वर्षा, मध्यम काल और ग्रीष्मकाल। केरल में सिंहमास का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जब धान की फसल तैयार होती है और लोग उल्लास मनाते हैं। इसके बाद लेखक बताते हैं कि दोनों त्योहारों में लोकमानस की प्रतिक्रिया एक जैसी होती है। होली में रंगखेल और मस्ती का माहौल होता है, जबकि ओणम में शांति और सरलता का माहौल होता है। ओणम के दौरान परिवारों में परंपरागत भोज और नृत्य होते हैं। लेखक कहते हैं कि होली की खासियत उसकी आत्मीयता और खुलापन है, जबकि ओणम की विशिष्टता उसकी ग्रामीणता में है। अंत में लेखक यह भी चिंता व्यक्त करते हैं कि वर्तमान में त्योहारों की वाणिज्यिकता बढ़ रही है। ओणम को पर्यटक उत्सव बनाकर केरल सरकार उसे वैश्विक स्तर पर प्रचारित कर रही है, जिससे उसकी मौलिक पवित्रता कहीं खोती जा रही है। लेखक को चिंता है कि महाबली इस व्यावसायिकता से खुश नहीं होंगे। लेखक यह भी सोचते हैं कि शायद उत्तर भारत भी एक दिन होली को इसी प्रकार का पर्यटक उत्सव बना देगा। निबंध के अंत में लेखक कहते हैं कि होली और ओणम ऐसे त्योहार हैं जो हमारी परंपरा और संस्कृति की यादें ताज़ा रखते हैं। होली दिल से दिल मिलाने वाला त्योहार है, जबकि ओणम ग्रामीण संस्कृति की सुगंध से भरा हुआ पर्व है। लेकिन इन त्योहारों की वाणिज्यिकता पर विचार करना हमारी सांस्कृतिक धरोहर को नुकसान पहुंचा सकता है। 1 मार्क क्वेश्चंस। प्रश्न: इस निबंध के लेखक कौन हैं? उत्तर: डॉक्टर एनी विश्वनाथ अय्यर। प्रश्न: कुंती देवी ने उत्तरा को क्या आशीर्वाद दिया था? उत्तर: भाग्यवंतम प्रसूयथाः। प्रश्न: किस पर्व में होलिका को जलाया जाता है? उत्तर: होली। प्रश्न: महाबली का शासन किस आदर्श का प्रतीक था? उत्तर: समता और संतोष का। प्रश्न: महाबली के किस गुण की प्रशंसा की जाती है? उत्तर: महादानी सम्राट के रूप में। प्रश्न: होली उत्सव किसका प्रतीक है? उत्तर: दूसरों के अहित के लिए अपनी जान निछावर करने का। प्रश्न: ओणम उत्सव किसका प्रतीक है? उत्तर: दूसरों के हित के लिए अपनी जान निछावर करने का। प्रश्न: ओणम में कितने दिनों तक फूलों की रंगोली सजती है? उत्तर: 10 दिनों तक। प्रश्न: ओणम के देवता का नाम क्या है? उत्तर: त्रिक्वाक्करप्पन। प्रश्न: केरल में ओणम का मुख्य भोजन क्या होता है? उत्तर: शक्कर चावल की मीठी छोटी रोटी। प्रश्न: उत्तर भारत में होली का मुख्य आचरण क्या है? उत्तर: रंग खेलना, मिठाई खाना और मित्रों से मिलना। प्रश्न: महाबली ने वामन से 3 कदम में क्या मांगा था? उत्तर: मिट्टी। प्रश्न: ओणम किस राजा के आगमन का पर्व है? उत्तर: महाबली। प्रश्न: केरल में ओणम के दौरान मुख्य मिठाई क्या होती है? उत्तर: गुड़ और दूध की खीर। प्रश्न: होली में किस राक्षसी का दहन किया जाता है? उत्तर: होलिका। प्रश्न: होली के दौरान लोग एक दूसरे को क्या लगाते हैं? उत्तर: रंग। प्रश्न: महाबली का शासन किस ऋतु में होता है? उत्तर: सिंहमास। प्रश्न: होली के दौरान उत्तर भारत में कौन सी फसल आती है? उत्तर: गेहूं। प्रश्न: ओणम का प्रमुख लोकनृत्य कौन सा है? उत्तर: तिरुवातिरक्कली। प्रश्न: होली और ओणम दोनों पर्वों का सामान्य उद्देश्य क्या है? उत्तर: मिलन और उल्लास। होली और ओणम उत्सव निबंध के संदर्भ के साथ व्याख्या और विशेषताएं। पहला, पंक्ति। होली और ओणम दोनों त्योहार न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक हैं, बल्कि इनके पीछे छिपी दार्शनिक गहराइयां भी हमें सामाजिक सद्भाव और नैतिकता का संदेश देती हैं। प्रसंग: यह पंक्ति डॉक्टर एनी विश्वनाथ अय्यर द्वारा रचित होली और ओणम
निबंध से ली गई है, जो गद्य गौरव पुस्तक में संकलित है। संदर्भ: लेखक ने इन पंक्तियों में होली और ओणम के प्रतीकात्मक महत्व को बताया है और इन पर्वों के माध्यम से सामाजिक सद्भाव और नैतिक मूल्यों की व्याख्या की है। व्याख्या: लेखक कहते हैं कि होली और ओणम केवल धार्मिक या सांस्कृतिक उत्सव नहीं है, बल्कि इनके पीछे गहरे दार्शनिक अर्थ छिपे हैं। होली का उत्सव जीवन में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जबकि ओणम में समता, संतोष और परोपकार की भावना को दर्शाया गया है। ये पर्व हमें एकजुटता और सामाजिक सामंजस्य का संदेश देते हैं, जो भारतीय संस्कृति का आधार है। विशेषता: इन पंक्तियों की विशेषता यह है कि लेखक ने उत्सवों को केवल परंपराओं तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि उनके पीछे छिपी नैतिक और सामाजिक शिक्षाओं को भी उजागर किया है। इनसे हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि उत्सव हमारे समाज में केवल खुशी और आनंद का अवसर नहीं होते, बल्कि उनके द्वारा हम सामुदायिक जीवन के महत्व को समझ सकते हैं। दूसरा, पंक्ति: होली में होलिका के जलने का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह मानवता के मूल्यों की रक्षा और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक भी है। प्रसंग: यह पंक्ति डॉक्टर एनी विश्वनाथ अय्यर द्वारा रचित होली और ओणम निबंध से ली गई है, जो गद्य गौरव पुस्तक में संकलित है। संदर्भ: लेखक होलिका दहन के पीछे की कहानी का वर्णन करते हुए यह बता रहे हैं कि होलिका का जलना केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से सामाजिक और नैतिक मूल्यों की स्थापना भी की जाती है। व्याख्या: लेखक का कहना है कि होलिका का जलना धर्म और अधर्म की लड़ाई का प्रतीक है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हों। इस पर्व के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में बुराई और अधर्म का त्याग कर सच्चाई और धर्म का पालन करना चाहिए। विशेषता: इस व्याख्या की विशेषता यह है कि लेखक ने होली के धार्मिक पक्ष को सामाजिक और नैतिक संदर्भ में प्रस्तुत किया है। यह दिखाता है कि भारतीय पर्वों का केवल धार्मिक पक्ष ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनके पीछे छिपी नैतिकता भी हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तीसरा, पंक्ति: ओणम केवल एक सांस्कृतिक पर्व नहीं है, बल्कि यह महाबली के न्यायपूर्ण और संतोषपूर्ण शासन का प्रतीक है, जिसे केरल के लोग आज भी सम्मानपूर्वक स्मरण करते हैं। प्रसंग: यह पंक्ति डॉक्टर एनी विश्वनाथ अय्यर द्वारा रचित होली और ओणम निबंध से ली गई है, जो गद्य गौरव पुस्तक में संकलित है। संदर्भ: लेखक यहाँ ओणम पर्व के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि यह महाबली के संतोष, समता और परोपकार से भरे शासन का प्रतीक है, जिसे केरल के लोग बड़े ही आदर और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। व्याख्या: ओणम पर्व महाबली के आदर्श शासन की स्मृति में मनाया जाता है। महाबली ने अपने राज्य में समता, न्याय और संतोष का ऐसा माहौल बनाया कि लोग आज भी उनके समय को स्वर्ण युग मानते हैं। इस पर्व के माध्यम से केरल के लोग अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोते हैं और परोपकार, समानता तथा संतोष के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा लेते हैं। विशेषता: इस व्याख्या की विशेषता यह है कि इसमें लेखक ने ओणम को केवल एक सांस्कृतिक उत्सव तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसके पीछे छिपे महाबली के शासन के आदर्शों को भी उजागर किया है। यह पंक्तियां हमें यह सिखाती हैं कि उत्सवों के माध्यम से हम अपनी सांस्कृतिक और नैतिक धरोहर को संजोते और आगे बढ़ाते हैं। होली और ओणम उत्सव निबंध की टिप्पणी। पहला, होली। होली इस निबंध में एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में प्रस्तुत की गई है। लेखक ने होली के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को विस्तार से बताया है। होली को न केवल रंगों के त्योहार के रूप में,
बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में भी दर्शाया गया है। होलिका दहन की कहानी से यह पर्व जुड़ा हुआ है, जो अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश देती है। होली का सामाजिक पक्ष भी गहरा है, जिसमें सभी भेदभाव मिटाकर लोग एक दूसरे के साथ खुशी से त्योहार मनाते हैं। यह पर्व समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है, जहां सभी वर्गों और जातियों के लोग एक साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। लेखक के अनुसार होली केवल आनंद और मस्ती का पर्व नहीं है, बल्कि यह समाज में सद्भावना और सामंजस्य स्थापित करने का भी माध्यम है। दूसरा, ओणम। ओणम भी इस निबंध का एक महत्वपूर्ण पात्र है। केरल का प्रमुख पर्व ओणम महाबली के शासन से जुड़ा हुआ है, जो न्याय, समानता और समृद्धि का प्रतीक था। लेखक ने ओणम के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को बताते हुए इसे एक आदर्श पर्व के रूप में प्रस्तुत किया है। ओणम के दौरान महाबली के समय को याद किया जाता है, जो एक आदर्श राजा थे और जिनके राज्य में सभी लोग समान और संतुष्ट थे। ओणम का त्योहार केवल मस्ती और धूमधाम का अवसर नहीं है, बल्कि यह पर्व समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और नैतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति भी है। इस त्योहार के माध्यम से लोग अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को सहेजते हैं और समाज में परोपकार, समता और सद्भावना का संदेश फैलाते हैं। तीसरा, महाबली। ओणम पर्व के केंद्र में राजा महाबली का व्यक्तित्व है, जो इस निबंध में महत्वपूर्ण पात्र के रूप में उभरता है। महाबली एक न्यायप्रिय और परोपकारी राजा थे, जिनका शासनकाल केरल के लोगों के लिए स्वर्णिम युग माना जाता है। ओणम के माध्यम से महाबली की महानता और उनकी न्यायप्रियता को स्मरण किया जाता है। लेखक ने महाबली को समाज के लिए एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है, जहां उनका शासन संतुलन, न्याय और संतोष से भरा हुआ था। महाबली के आदर्श शासन से यह संदेश मिलता है कि समाज में समानता और न्याय की स्थापना ही एक सच्चे और सफल राज्य की नींव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस पसंद आए, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हम मिलेंगे अगले चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। See you next time.